हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, जो श्रृंखला वीडियो चल रहा है, महामैराथन वीडियो चल रहा है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज प्रतिदिन एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, एक टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, जो कि वनडे एग्ज़ाम या टीचिंग एग्ज़ाम या बैंकिंग एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, जिनमें से जीएस जीके के एक पार्ट के रूप में बहुतायत मात्रा में ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने संविधान के एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने का विषय लिया है जो कि बड़ा ही व्यापक विषय है। उस पर लमसम 5 से 6 क्वेश्चन हर वनडे एग्ज़ाम में बनते हैं, तो हमारे दृष्टि से वो तो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। तो आज का टॉपिक है संसदीय समितियों का निर्माण। संसदीय समितियों का निर्माण जो कि किसी के जांच पड़ताल के लिए, किसी विशेष सलाह के लिए सरकार द्वारा गठित की जाती है। तो आज हम देखेंगे कि ऐसी कितनी संसदीय समितियां हैं जिसका निर्माण संसद के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, उनके कार्य क्या होते हैं, उनका गठन कैसे होता है। तो सारी चीज़ों का आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि संसदीय समितियों का निर्माण क्यों होता है। संसद के कार्य को पूरा करने के लिए 2 प्रकार की समितियों का गठन किया जाता है, अस्थाई समिति और अस्थाई समिति। समझ रहे हैं ना? तो 2 प्रकार की जो समितियां होती हैं, अस्थाई समिति होता है और अस्थाई समिति होता है। तो इसका काम क्या होता है? यह संसद के किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। स्थायी समिति का कार्य अस्थायी प्रकृति की होती है, जिनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। यानी कि जो अस्थायी समितियां होती हैं उनका निर्माण जो होता है, उनका निर्माण साल दर साल होता है, ठीक है ना। यानी उनका निर्माण करना सरकार की बाध्यता होती है और उनको समय समय पर उनका उद्भव होता रहता है। और अस्थायी समिति का कार्यकाल दिए गए कार्य के पूर्ण होने पर समाप्त हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो अस्थायी समिति होती है उसको जो काम दिया जाता है, जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जब वह जांच पड़ताल या जिम्मेदारी समाप्त हो जाता है तो उसको क्या होता है, फिर समाप्त कर दिया जाता है। अस्थायी समितियों को लघु संसद भी कहा जाता है। अस्थायी समितियों को क्या कहा जाता है? लघु संसद। यह क्वेश्चन पिछली बार सीटेट में बना था कि लघु संसद निम्न में से किस समिति को कहते हैं? तो अस्थायी समितियों को लघु संसद कहते हैं। यह समितियां जनता को सीधे तौर पर संसद से जोड़ती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह विशेषज्ञों और आम जनता से राय लिया जाता है। यानी जो ये समितियां बनती हैं, इसमें जो सदस्य होते हैं बड़े ही विद्वान टाइप के होते हैं। तो जो इनके विशेषज्ञ होते हैं, आम जनता से क्या होता है, इस पर वोटिंग किया जाता है और उनसे भी राय लिया जाता है। अगला है, यह समितियां विधेयक की बारीकी से जांच कर निश्चित समय में उसकी कमियों को दूर कर उसे कारागार बनाने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो जैसे संसद में कोई नियम पारित होता है, कोई कानून बनता है, यदि उस पर कोई विरोध हो रहा है देश में, तो क्या होता है, इन समितियों का निर्माण कर उसकी जांच परख करवाई जाती है और उसमें जो कुछ भी संशोधन होता है उसे किया जाता है। अगला है, इन समितियों के माध्यम से संसद और प्रशासन पर अपने नियंत्रण और प्रभाव का प्रयोग करता है। अगला है, अस्थायी समितियों पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता, इसलिए इसके निर्णय दलीय आधार पर नहीं लिए जाते हैं। अगली की विशेषता है, लोकसभा की नियम समिति की सिफारिश पर संसद में 1993 में 17 विभाग संबंधी अस्थायी समितियां गठित की गई। यानी जो ये समिति का निर्माण हो रहा है, ये कब से प्रारंभ हुआ है? 1993 में। कितनी समितियां गठित की गई थी? टोटल 17 समितियां, जो कि 17 विभाग से संबंधित थी। उसकी आय व्यय का लेखा जोखा, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, उसमें क्या कोई घोटाला हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों की जांच करने के लिए 1993 में यह प्रक्रिया को चालू किया गया था।
2004 में इनकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई। इस बात को भी ध्यान रखिए कि मतलब अब तक तो 17 विभाग ही इसके अंतर्गत आते थे, लेकिन 2004 में इसका विभागों की संख्या कितनी कर दी गई, 24 कर दी गई। इन 24 अस्थायी समितियों के कार्यक्षेत्र में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आते हैं, यानी ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी विभाग या किसी भी मंत्रालय की जांच कर सकता है। इनमें से 8 समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति होते हैं ना, राज्यसभा के सभापति, उनके द्वारा होता है। और शेष 16 समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है ना, बात को आप समझ रहे हैं। आगे क्या इसकी विशेषता है, प्रत्येक अस्थायी समिति में 31 सदस्य होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए, जिसमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से चुने जाते हैं। खूब ध्यान से पढ़िए इसको, ये एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन बनता है कि अस्थायी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 31 सदस्य होते हैं। लोकसभा से कितने सदस्य लिए जाते हैं, तो लोकसभा से 21 सदस्य लिए जाते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य लिए जाते हैं। लोकसभा सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, जबकि राज्यसभा के सदस्य सभापति द्वारा चुने जाते हैं। इस बात को भी गौर करिएगा कि जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव किनके द्वारा होता है, लोकसभा अध्यक्ष। मतलब कि इसमें कोई अन्य सदस्य भाग नहीं लेता, इसमें कोई वोटिंग नहीं किया जाता, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष जिसकी नाम की सिफारिश कर देता है वही इसका सदस्य बनाया जाता है। और राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया होती है, वहाँ के जो सभापति मतलब उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं वे जिनके नाम की सिफारिश करते हैं वही उसका सदस्य बनता है। अगली विशेषता क्या है देखते हैं। अस्थायी समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इस बात को खूब ध्यान से देखिएगा कि जितनी भी अस्थायी समितियां हैं उनका समय अंतराल, उनका समय का जो कितना होता है 1 वर्ष होता है। किसी भी अस्थायी समिति में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं बन सकता, इस बात को भी गौर करिएगा कि अस्थायी समिति किसी भी प्रकार का, उसमें कोई भी यानी कोई कैबिनेट मंत्री हो या राज्यसभा या कोई भी राज्यीय मंत्री हो या राज्य स्तर का या केंद्र स्तर का या केंद्र शासित प्रदेश का कोई भी मंत्री हो XYZ, वह इसका सदस्य कदापि नहीं बन सकता। आगे है वित्तीय समितियां क्या होती हैं। वित्तीय समितियां सरकारी खर्चे पर संसदीय नियंत्रण के लिहाज से वित्तीय समितियां महत्वपूर्ण होती हैं। 3 प्रमुख वित्तीय समितियां हैं। वित्तीय माने होता है कि जो रुपए पैसे धन आदि के बारे में जांच करती हैं कि कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, कहाँ पे कितना खर्चा किया गया, क्या इसमें कोई घोटाला तो नहीं हुआ है, क्या कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ों की जांच करने की जो जिम्मेदारी होती है इन्हीं समितियों की होती है। अब ये 3 समितियाँ कौन कौन हैं इसको ध्यान से देखिएगा। लोक लेखा समिति बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति है, इसके ऊपर प्रत्येक वनडे एग्जाम में लमसम 2 क्वेश्चन आते हैं। प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति, ये 3 समितियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इन तीनों समितियों के बारे में अच्छे से समझते हैं। लोक लेखा समिति ये क्या कह रहा है, इसको आइए हम लोग समझते हैं। इस समिति के सभी 22 सदस्य, जिसमें से 15 लोकसभा से व 7 राज्यसभा से, समानुपातिक चुनाव प्रणाली की एकल संक्रमणीय पद्धति से चुने जाते हैं। खूब ध्यान से देखिए, सदस्यों की संख्या लोक लेखा समिति में कितनी होती है, 22 होती है। राज्यसभा से कितना लिया जाता है, 7 लिए जाते हैं। लोकसभा से कितने लिए जाते हैं, 15 सदस्य लिए जाते हैं। किसमें लिए जाते हैं भैया, लोक लेखा समिति में लिए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मान लीजिए कि उस समिति में किसी भी चीज़ पर वोटिंग करने की आवश्यकता हुई तो जो राज्यसभा के 7 सदस्य हैं इनको कोई अधिकार नहीं है कि भैया आप वोटिंग करेंगे। यानी वोटिंग केवल 15 सदस्यों के बीच ही होता है किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्या है लोक लेखा समिति की विशेषता, इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। बड़ा ही पुरानी समिति है। यह देश की सबसे पुरानी संसदीय समिति है, यानी अंग्रेजों के समय से ही इस समिति का निर्माण होता चला आ रहा है।
आगे देखिए, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि लोक लेखा समिति किसकी जुड़वा बहन है, तो प्राक्कलन समिति की क्या है, ये जुड़वा बहन कहा जाता है। 1967 तक पक्ष का सदस्य इसका अध्यक्ष होता था। मतलब पक्ष माने जो केंद्र सरकार में जिस पार्टी की सरकार होती थी उसका कोई एक सदस्य इसका अध्यक्ष बनाया जाता था। लेकिन इस वर्ष के बाद से परंपरा चली आ रही है कि विपक्षी दल के सदस्य को समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। कब से इसमें बदलाव हुआ? 1967 के बाद से इसमें बदलाव हो गया। किसी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं चुना जाता। इसको हमने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया कि कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य कदापि नहीं बनाया जा सकता है। कार्य क्या है? कार्य मुख्य काम सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना है और इस जांच का आधार हमेशा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ही होती है। जैसा कि मैं पिछले कई वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है इसे सार्वजनिक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। यह अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। जब लोक लेखा समिति की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत होती है तो प्राक्कलन समिति उसकी पड़ताल करती है। इस बात को गौर करिएगा। वह जांच करती है कि जो धन का आवंटन हुआ है वह नियमानुसार सही है या नहीं है। मतलब कि जो किसी भी कार्य में जिसमें कि कोई संस्था, कोई केंद्र सरकार का विभाग किसी कार्य को अगर करवाया है तो वह स्वतंत्र है, वह उसकी जांच कर सकती है कि इसमें जितना पैसा दिया गया है वह सही ढंग से खर्च हुआ है, सही ढंग से उसका उपयोग किया गया है या नहीं किया गया है। अब अगला पढ़ेंगे हम प्राक्कलन समिति। ये क्या है प्राक्कलन समिति, इसको हम समझेंगे। इस समिति का कार्य संसद से अनुमोदित धन का विनियोग अनुमोदित सीमा के भीतर ही हो, यह निश्चित करता है। यानी प्राक्कलन समिति का मुख्य कार्य है कि संसद से कोई भी धन, मान लीजिए अरबों खरबों रुपए किसी परियोजना के लिए पास किया गया, तो इसका मुख्य कार्य होता है कि जितना धन संसद ने पारित किया है उतने धन के अंदर ही वह कार्य किया जाए, उससे ज़्यादा न बढ़ पाए। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। इस बात को आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। 30 सदस्यों के सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। इसको भी गौर करिएगा। और इसके सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट, ध्यान से देखिए भैया, इसके जो सदस्य होते हैं वो केवल और केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। यानी जो प्राक्कलन समिति होती है उसके सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30। यानी कि इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी स्थायी समिति होती है वह कौन सी होती है? प्राक्कलन समिति होती है। हमारी बात को आप लोग समझ रहे हैं ना, हम क्या समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन सन 2017 में मैं पेपर दे रहा था SSC MTS का, उसमें ये पूछा गया था। आगे है, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। जैसा कि हमने आप लोगों को कई बार बताया भी, समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ये भी हमने आप पे डिस्कस किया। कार्य, अब इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है सरकारी खर्चे में कैसे कमी लाया जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए आदि का सुझाव देना होता है। सरकारी खर्च के अनुमान में मौजूद नीति के तहत राशि ठीक ढंग से लगाई गई है या नहीं, इसकी भी पड़ताल करती है। सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियां। अब ये देखिए क्या लिखा है, सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियां माने होता है कि जितने भी PSU कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो कि जनता की भलाई के लिए बनाई गई हैं, उनमें क्या कार्य हो रहा है, उनका कितना निवेश हुआ है, कितना उत्पादन कर रही हैं, क्या वो कोई घोटाला तो नहीं कर रही हैं। तो उपक्रम माने होता है उद्योग, फैक्ट्रियां, तो उनकी भी जाँच करने के लिए समिति बनाई गई है। इसमें क्या है, 22 संसदीय समिति होते हैं जिसमें 15 लोकसभा से व राज्यसभा से 7 होती हैं। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है। यह लोकसभा के सदस्यों से होता है। कार्य क्या है इसका? कार्य समझिए,
समिति का कार्य सरकारी उपक्रमों यानी कंपनियों के अन्वेषण यानी खातों तथा रिपोर्टों की जांच पड़ताल करना है। यह भी पड़ताल करती है कि सरकारी उपक्रमों का संचालन नियमों के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई बात समझ में ना। यानी जितनी भी सरकारी फैक्ट्रियां हैं उनकी जांच करने के लिए कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। अगला है विशेषाधिकार समिति। ये क्या है? इसमें लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्य का गठन किया जाता है। समिति का कार्य सदन एवं उसके सदस्यों के विशेषाधिकार संबंधी मामलों की जांच करना है और उपयुक्त कार्यवाही की सिफारिश करना है। मतलब इस समिति का कार्य है, सदन माने होता है लोकसभा या राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है, उनका जो वेतन होता है, भत्ते होते हैं, पेंशन होते हैं या और कोई भी विशेषाधिकार हो, यदि उनमें कोई संशोधन किया जाना हो, कोई घटाना है, बढ़ाना है, तो इस पे क्या होता है, सरकार ऐसे मनमर्जी काम नहीं करती है। तो सरकार इस समिति का गठन करती है और यह समिति सिफारिश करती है कहाँ कि इनका पेमेंट बढ़ाया जाए कि न बढ़ाया जाए, इनके जो पेंशन हैं, जो भत्ते हैं, किस प्रकार से निर्धारित किए जाएं। तो ये सारी चीज़ों की जो सिफारिश करता है ये समिति करती है। फिर यह फाइल कहाँ जाता है? केंद्र सरकार के पास जाती है और केंद्र सरकार फिर उसका अनुमोदन कर देती है। अगला है संयुक्त संसदीय समिति। बड़ा इंपॉर्टेंट समिति है ये भी। इसका गठन विधेयक की जांच या वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में की जाती है। यह एक अस्थायी समिति है, ध्यान रखिएगा। एक सदन से प्रस्ताव पारित होने के बाद दूसरे सदन के समर्थन के बाद इसका गठन किया जाता है। मतलब इस समिति का अगर गठन करना हो तो इसका जो है किसी एक के बस में नहीं है। पहले इसको लोकसभा में इसका प्रस्ताव दिया जाएगा कि भैया इस समिति का गठन किया जाना है, फिर इसको भेजा जाएगा राज्यसभा में। जब तक वहाँ से हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक इसका गठन नहीं किया जा सकता। आगे क्या है? यह निश्चित अवधि के लिए गठित की जाती है। इस बात को भी ध्यान रखिए कि यह किसी विशेष समय, जैसे 6 माह या 1 साल या 2 साल, तो कार्य जैसा होगा उसी के अनुसार इसका कार्यकाल घोषित कर दिया जाता है। इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और संख्या निश्चित नहीं होती है, यानी कि इसमें संख्या घट भी सकती है या बढ़ भी सकती है। राज्यसभा की तुलना में लोकसभा के दुगने सदस्य होते हैं। यानी इस बात को ये ध्यान रखिए कि इसमें 2:1, यानी अगर 2 लोकसभा से हैं तो 1 ही राज्यसभा से लिया जाएगा। यानी कि दोनों में कितने का अंतर होता है? 2:1 का अंतर होता है। संसद की अधिकांश पार्टियों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन सत्ता पक्ष में है या कौन मुख्य विपक्षी पार्टी है, बल्कि इसमें जितनी भी पार्टियां होती हैं जो थोड़ा मान्यता प्राप्त हैं उनके सभी सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता है। पहली संयुक्त समिति का गठन 1987 में बोफोर्स मामले की जांच के लिए किया गया था। इस बात को समझिएगा, मैं बता रहा हूँ कि जो पहली संयुक्त समिति थी इसको हम जेपीसी भी कहते हैं, जेपीसी, ठीक है ना। तो इसका गठन कब हुआ था? पहली बार 1987 में हुआ था। बोफोर्स मामला क्या है? बोफोर्स एक तोप था जिसको राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में इसको खरीदा था। कहाँ से? जर्मनी से। तो इस तोप खरीद मामले में विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाया कि इसमें घूस लिया गया है, कमीशन लिया गया है करोड़ों रुपए। तो इस घूस या कमीशन की जांच करने के लिए पहली बार जेपीसी का गठन किया गया था, जो कि राजीव गांधी की सरकार से संबंधित था, जो कि बोफोर्स तोप घोटाला के नाम से भी जाना जाता है। अगला है केंद्रीय हिंदी समिति। इसका क्या कार्य है? इस समिति का गठन वर्ष 1967 में किया गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसके जो समिति है इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो डायरेक्ट कौन बनता है? प्रधानमंत्री महोदय बनते हैं। इस समिति का उद्देश्य सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना है। तो ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसका काम है कि सरकारी कार्यालय में किस सीमा तक हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए, कहाँ तक इसका हम एक अनुमानित ढंग से यूज कर सकते हैं, इसको लेकर यह समिति का गठन किया जाता है। अब इसमें नोट कुछ है, इसको समझिए। आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 अनुच्छेद 343 में दिया गया है कि हिंदी भाषा, जो कि देवनागरी लिपि संघ की आधिकारिक भाषा है,
अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है, तो इसीलिए इस समिति की गठन किया जाता है। देश में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं प्रदान किया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हाँ, राजभाषा है, वह क्या है? हिंदी है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है संसदीय राजभाषा समिति। इससे 1976 में इस समिति का गठन किया गया। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी के कितने प्रयोग हो रहे हैं इसकी समीक्षा करता है और उस सिफारिश को राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत करता है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से चुने जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। अब भैया इसमें कौन अध्यक्ष बनता है? इसमें केंद्रीय गृह मंत्री आपकी जो अमित शाह जी हैं वे इसके पदेन अध्यक्ष बनाए गए हैं वर्तमान समय में। अगला है महिला सशक्तिकरण समिति। ये क्या है? ये महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, उनके प्रत्येक क्षेत्र में योगदान बढ़ाने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। इसमें क्या चीज़ें दिया गया है? वर्ष 1997 में 30 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, इस बात को गौर करिएगा। समिति में 20 सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। यानी इसमें कि 20 ही सदस्य चुने जाते हैं कहाँ से? आपके लोकसभा से, और 10 सदस्य चुने जाते हैं कहाँ से? राज्यसभा से चुने जाते हैं। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक नहीं होता है। यह महिलाओं के लिए कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के विषय में प्रतिवेदन देती है। यानी जो आपका केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, वह जितनी भी योजनाएं चलाती हैं महिलाओं के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, तो जो इनकी योजनाएं होती हैं वह महिलाओं के किस हद तक उनको लाभ दिला रही हैं, यह उस सीमा की जांच करती है। कार्य सलाहकार समिति, यह क्या है? दोनों सदनों में यह अलग अलग समिति होती है। यह दोनों सदनों में बनाई जाती है, यानी राज्यसभा की अपनी अलग होती है और लोकसभा की अलग होती है। लोकसभा अध्यक्ष इस 15 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा में इस समिति में 11 सदस्य होते हैं और इसके अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसका कार्यकाल नियत नहीं होता और पुनर्गठन होने तक बनी रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो था आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों से डिस्कस किया, आप लोगों को समझाया, बताया। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ये सारी चीज़ें, सारा फैक्ट राजू सर ने, जो कि सरकारी शिक्षक हैं एमपी सरकार में, जिन्होंने ये ठाना है कि आप लोगों को भी सरकारी या गवर्नमेंट जॉब दिलाना है, प्लीज़ वो रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।